दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक सवाल है और इस सवाल का जवाब अगर आपने बिना सोचे दे दिया तो आज की ये कहानी आपको भी अंदर तक हिला कर रख देगी। दोस्तों सवाल बहुत सीधा है, क्या आपको सच में पता है कि आपका बच्चा मोबाइल पर क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है और किस दुनिया में जी रहा है? या फिर आप भी उन लाखों माता पिता की तरह यही मान लेते हैं कि बच्चा घर में है, अपने कमरे में है, मोबाइल पर है, इसलिए सुरक्षित है। दोस्तों गाजियाबाद के कौसंबी में रहने वाला माता पिता भी बिल्कुल यही मानते थे। उन्हें लगता था कि उनकी तीनों बेटियां घर की चार दीवारी में हैं, इसलिए दुनिया के हर बुराई से दूर है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वही मोबाइल, वही स्क्रीन और वही खामोशी एक दिन जो है उनके पूरे परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ देगी। दोस्तों यह कहानी किसी जंगल की नहीं है, किसी सुनसान जगह की नहीं है। यह कहानी है गाजियाबाद के कौसंबी इलाके की, भारत सिटी सोसाइटी की। एक आम मिडिल क्लास सोसाइटी जहां रोज़ सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, शाम को लोग ऑफिस से लौटते हैं, बालकनी में कपड़े सुखाते हैं और रात को माता पिता चैन की नींद सोते हैं। उसी सोसाइटी की 9वीं मंजिल पर एक ऐसा घर था जहां सब कुछ बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता था। पिता चेतन गुर्जर शेयर ट्रेडिंग मार्केट का काम करते थे। परिवार में 2 पत्नियां थी और बच्चे थे। किसी को कोई शक नहीं था, किसी को कोई खतरा नज़र नहीं आता था। लेकिन उस घर के अंदर बंद दरवाजे के पीछे पिछले 2 सालों से एक खामोश तबाही धीरे धीरे तैयार हो रही थी। उस रात भी सब कुछ दोस्तों सामान्य था। पूरा इलाका सो चुका था और लाइटें जो है बुझ चुकी थी। सड़कों पर सन्नाटा था। माता पिता बगल के कमरे में सो रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके घर में, उनके ही बच्चे के कमरे में 3 नाबालिग बेटियां अपनी ज़िंदगी का आखिरी फैसला कर चुकी है। कोई चीख नहीं आई, कोई दरवाज़ा नहीं पीटा गया, कोई मदद की पुकार नहीं हुई। जैसे उन बच्चियों को पहले ही समझा दिया गया हो कि अब बोलने का कोई मतलब नहीं है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों आधी रात के बाद जब पूरा सोसाइटी गहरी नींद में थी, सो रहा था, उसी घर की बालकनी से 3 बहनें एक एक करके 9वीं मंजिल से नीचे कूद जाती है। पहले एक गिरी, फिर दूसरी गिरी, फिर तीसरी। दोस्तों जरा सोचिए उस पल उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। एक बहन को गिरते देखना, उसकी चीख सुनना और फिर भी खुद को रोक ना पाना। दोस्तों यह किसी गुस्से का फैसला नहीं होता, यह किसी एक पल का इमोशन नहीं होता, यह होता है लंबे समय तक किए गए एक मानसिक कब्जे का नतीजा। जब इंसान का दिमाग उसका नहीं रहता। जब पुलिस उस कमरे में पहुंची तो उन्हें कोई अफरा तफरी नहीं मिली, कोई टूटे हुए सामान भी नहीं मिला, कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। कमरा बिल्कुल शांत था, जहां वहां मौत हुआ ही नहीं, कोई आदेश पूरा हुआ ही ना हो। और उसी कमरे में एक डायरी पड़ी थी, 18 पन्नों की डायरी थी, जिसमें लिखा था वो किसी भी माँ बाप की रूह तोड़ देने के लिए काफ़ी है। दोस्तों उस 18 पन्ने की डायरी में लिखा था, सॉरी पापा मम्मी, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते। यह लाइन बताती है कि यह सिर्फ आत्महत्या नहीं थी, यह एक वर्चुअल कत्ल था। और ऐसा कत्ल जिसमें ना हथियार दिखता है, ना खून बहता है, लेकिन दिमाग पर ऐसा कब्जा होता है कि बच्चा खुद को मिटा देना सही समझने लगता है। दोस्तों मरने वाली तीनों बहनें के नाम थे निशिका, उम्र उसका 16 साल, प्राची जिसका उम्र 14 साल और पाखी जिसका उम्र 12 साल। तीनों एक ही घर में पली बढ़ी थी। उम्र में फ़र्क था लेकिन ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं था। साथ उठती थी, साथ खाती थी और साथ मोबाइल देखती थी और धीरे धीरे साथ साथ असली दुनिया से कटती चली गई। दोस्तों शुरुआती जांच में सामने आया कि पिछले करीब 2 सालों से तीनों का स्कूल जाना लगभग बंद हो चुका था। दोस्तों से मिलना बंद, बाहर खेलना बंद, रिश्तेदारों से बात करना बंद। उनका पूरा संसार सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन में सिमट चुका था। और यही मोबाइल स्क्रीन जो है, पुलिस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, हर एक बात साफ होती चली गई। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, यह महीनों की जो है तैयारी थी। बच्चियों के दिमाग पर धीरे धीरे काम किया गया था। उन्हें यकीन दिलाया गया था कि असली दुनिया झूठी है और माता पिता दुश्मन हैं जो उनसे उनका प्यार, उनकी खुशी छीनना चाहते हैं। और जो लोग मोबाइल के अंदर हैं वही उनके बच्चे हैं, वही उन्हें समझते हैं। और यहीं से दोस्तों असली खेल शुरू होता है। परिवार के अगर माना जाए तो बच्चियाँ एक कथित कोरियन लव गेम और उससे जुड़े चैट प्लेटफार्म से जुड़ी। दोस्तों यह कोई आम गेम नहीं था जो प्ले स्टोर पर दिख जाए। यह लिंक के जरिए, निजी चैट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बच्चों तक पहुंचाता है। पहले दोस्ती की जाती है, बच्चे की बातें सुनी जाती है और उसे अकेलापन को समझा जाता है।
और फिर उसे यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम खास हो, तुम चुने गए हो, और फिर धीरे धीरे टास्क दिए जाते हैं। शुरुआत में दोस्तों छोटे टास्क, देर रात तक जगना, किसी से बात ना करना, अकेले रहना, माता पिता से दूरी बनाना, फिर टास्क जो है मुश्किल हो जाते हैं। बच्चों को बताया जाता है कि हर टास्क पूरा करना उनकी वफादारी का सबूत है, उनके प्यार का सबूत है, और आखिर में उन्हें सपना दिखाया जाता है एक नई दुनिया का, एक परफेक्ट दुनिया का। इस केस में बच्चियाँ बार बार कोरिया जाने की बात करती थी, जिसे घर वाले ने बचकानी कल्पना समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन असल में वह ब्रेन वॉश था। एक समय के बाद एडिक्शन इतना बढ़ जाता है कि मौत भी एक टास्क बन जाती है, और बच्चों को यकीन दिलाया जाता है कि मरना अंत नहीं है बल्कि नेक्स्ट लेवल है। इस पूरे मामले में सबसे डरावनी भूमिका थी दोस्तों 14 साल की प्राची की। जांच में सामने आया कि वह गेम के भीतर एक तरह की कमांडर बन चुकी थी। उसे निर्देश मिलते थे और वही निर्देश वह अपनी बहनों को देती थी। बड़ी बहन निशिका और छोटी बहन पाखी उसकी बातों को अंतिम आदेश मानती थी। तीनों हर वक्त साथ रहती थी, यहाँ तक कि नहाना, टॉयलेट जाना, मतलब हर काम तीनों बहनें एक साथ करती थी। उस गेम में इतना तीनों पागल हो चुकी थी। यह किसी एक बच्चे की गलती नहीं थी, यह उस मानसिक कंडीशनिंग का नतीजा था जिसने उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मरने के लिए दोस्तों तैयार कर दिया। दोस्तों अब सवाल उठता है कि माता पिता कहाँ चूक गए। जवाब आसान नहीं है। चेतन गुर्जर ने जब देखा कि बच्चियाँ पढ़ाई छोड़कर हर वक्त मोबाइल में डूबी रहती है तो उन्होंने मोबाइल छीनना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि उस वक्त मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, वह बच्चियों को पहचान बन चुका था, उनका सहारा बन चुका था। उनके लिए मोबाइल छीनना सज़ा नहीं, सांसें रुकने जैसा था, और जब वो छीन गया तो उनके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। दोस्तों साल 2017 में ब्लू व्हेल गेम ने पूरी दुनिया को डराया था। माना गया कि खतरा खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई दोस्तों यह है कि नाम बदला, तरीका बदला, चेहरा बदला, लेकिन खेल आज भी जो है जिंदा है। पहले से ज़्यादा खामोश, पहले से ज़्यादा खतरनाक। इससे बचाव का तरीका सख्ती नहीं है, संवाद है। बच्चों से बात करना, उसके मोबाइल से ज़्यादा उनके मन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं अभय आपसे ये कहना चाहता हूं कि निशिका, प्राची और पाखी की कहानी सिर्फ 3 बहनों की कहानी नहीं है। यह हर उस घर की चेतावनी है जहां मोबाइल बच्चों का सबसे बड़ा साथी बन चुका है, क्योंकि वही साथी कब सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए आपको भी पता नहीं चलेगा। दोस्तों सतर्क रहे, बात करें, क्योंकि अगली कहानी कहीं आपके घर के आसपास न हो जाए। दोस्तों मिलते हैं एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ, सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।